बेटा हमने कल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने स्टार्ट की थी लोकोक्तियां, और लोकोक्तियां को बताया था क्या कहा जाता है। लोक प्लस उक्ति के मेल से लोकोक्ति बनी है, जिसका अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, और इनको कहावत भी कहते हैं। तो हम ये कहावत या लोकोक्ति आदि पढ़ रहे थे। तो देखिए 11 तक हमारी हो गई थी। 12 देखिए, लोकोक्ति है ज शब्द से शुरू होने वाली है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। इसका अर्थ है जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तुम जितना अच्छा करोगे उतना ही अच्छा फल तुम्हें मिलेगा। कम अच्छा करोगे तो कम अच्छा फल मिलेगा, ज्यादा अच्छा करोगे तो ज्यादा अच्छा तुम्हें फल मिलेगा। वाक्य में प्रयोग। पिताजी ने सुरेश को समझाया कि वह जितनी अधिक मेहनत करेगा परीक्षा में उतने ही अच्छे अंक उतने ही अच्छे अंक आएंगे। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। ज्यादा पढ़ेगा कोई बच्चा तो उसके अच्छे अंक आएंगे, और कम पढ़ेगा तो कम अंक आएंगे। तो बात वही हो गई, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। नेक्स्ट है त से शुरू होने वाला तो त से शुरू होने वाली लोकोक्ति है। देखिए, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ है तू यदि होशियार है तो मैं तुमसे भी अधिक होशियार हूँ। तू डाल डाल है, मैं पाल पात पात हूँ। इसका अर्थ क्या है? यदि तू अपने आप को ज्यादा समझदार होशियार समझता है तो मैं तेरे से ज्यादा होशियार हूँ, समझदार हूँ। मुकेश और दिनेश दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। वाक्य के अंदर क्या है? मुकेश जो लोकोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है? मुकेश और दिनेश दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, यानी दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी है, मुकाबला कर रहे हैं। अपने विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता तो दिनेश ने नाटक प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करके मुकेश को यह दिखा दिया कि यदि तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ। मुकेश और दिनेश दोनों प्रतिद्वंदी थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, दोनों ही जीतना चाहते थे। लेकिन वाद विवाद प्रतियोगिता जब हुई, जो डिबेट हुई, उसमें तो मुकेश जीता। वाद विवाद प्रतियोगिता में कौन जीता? मुकेश जीता। और दिनेश नाटक प्रतियोगिता में जीता। तो नाटक प्रतियोगिता में जीतने के बाद दिनेश ने मुकेश को ये दिखा दिया, यदि तू तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ। मैं तेरे से पीछे रहने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरे से और अच्छा कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट है द से शुरू होने वाला। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। इसका अर्थ है देखें क्या फैसला होता है। देखें क्या फैसला होता है। वाक्य में प्रयोग है, मेरे विद्यालय तथा ज्ञान भारती विद्यालय की क्रिकेट टीमों का पूरे शहर में नाम है। अगले सप्ताह दोनों टीमों का मैच होना है। मैच के परिणाम के बाद ही यह तय हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और कौन सी टीम नंबर 1 पर आती है। किसी दो विद्यालयों का क्रिकेट मैच होना है और दोनों विद्यालयों का पूरा नाम है शहर में। तो बात कर रहे हैं एक विद्यालय वाले कि अगले सप्ताह दोनों विद्यालयों का मैच होगा। तो मैच होने के बाद जब परिणाम आएगा तभी ये पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कौन सा जीतता है, यानी मैच में क्या फैसला होता है। इस देखे ऊंट किस करवट बैठता है का अर्थ है देखो क्या फैसला बैठता है, यानी कौन सी टीम जीतती है। नेक्स्ट है 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना का अर्थ है अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की धुन लग जाना। 99 के फेर में पड़ना, अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की धुन में लग जाना। लाला सुनहरी लाल दिन रात अधिक धन कमाने के चक्कर में
लगे रहते हैं। बाल बच्चों की तो उन्हें चिंता ही नहीं है। बच्चे गलत रास्तों पर चलने लगे हैं। वास्तव में 99 के फेर में पड़कर लाला जी ने अपने परिवार का जीवन खराब कर दिया है। कोई व्यक्ति है, वह दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में ही लगा रहता है। अपने बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, बाहर जा रहे हैं, घर हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से झगड़ा कर रहे हैं, इन चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। केवल पैसा कमाने में ही ध्यान रखा। तो क्या हुआ फिर? जो पैसा कमाने के पीछे पड़ गया, तो उस के बारे में क्या कहा गया कि वह 99 के फेर में पड़ गया। उसने अपने बाल बच्चों की तरफ ध्यान न दे करके अपने बच्चों को और परिवार को खराब कर लिया। यानी अपने बच्चों को भी बिगाड़ दिया और अपने परिवार का जीवन भी खराब कर दिया। किस चक्कर में? 99 के फेर में, या यानी कि अधिक पैसा कमाने के चक्कर में, अधिक धन इकट्ठा करने के चक्कर में उसने अपने घर परिवार की तरफ, बच्चों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए उसके बच्चे बिगड़ गए और परिवार उसका खराब हो गया। प से शुरू होने वाला है। पांचों उंगलियां बराबर न होना। पांचों उंगलियां बराबर न होना अर्थ, सब लोग समान नहीं होते। पांचों उंगलियां बराबर न होना का अर्थ है, सब लोग समान नहीं होते। अब जो हमारी 5 उंगलियां हैं, ये कभी बराबर नहीं होती ना, छोटी बड़ी होती हैं। तो इसका अर्थ यही है, सभी लोग एक समान नहीं होते। भाई साहब की संगत गलत लड़कों के साथ होने के कारण पिताजी ने उनके दोस्तों का घर में आना जाना बंद कर दिया। जब एक दिन मेरा एक अच्छा दोस्त घर आया, तो पिताजी मुझ पर बिगड़ने लगे। तब मैंने उनसे कहा, पिताजी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरा दोस्त बहुत नेक है। क्या कह रहे हैं? किसी की गलत संगत हो गई बच्चों के साथ और उनके घर दोस्तों का आना जाना लगा रहा। तो उनके पिताजी ने ऐसे देख करके कि ये बच्चे सही नहीं हैं, उन बच्चों का घर में आना जाना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन एक दोस्त घर आया, तो पिताजी गुस्सा करने लगे अपने बच्चे पर कि ये क्यों आया, ये है वो है। तब उस बच्चे ने कहा, पिताजी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी यह मेरा दोस्त और दोस्तों जैसा नहीं है, यह बहुत अच्छा है। इसे क्या कहते हैं? पांचों उंगलियां बराबर न होना। पहले तो उनके पिताजी ने सोचा कि यह भी वैसा ही है, आवारा लड़का है, गलत अ, लड़का है, गलत संगत वाला लड़का है। तो उसके बच्चे ने बताया कि पिताजी, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी मेरा यह दोस्त बहुत ही अच्छा है। आगे है, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। अच्छे गुणों का आभास बचपन में ही हो जाता है। पूत के पांव पालने में, बच्चा यानी कि छोटा होता है, उसको कहते हैं, तभी पता लग जाता है वो बच्चा कैसा है। तो अच्छे गुण जो बच्चे के अंदर होते हैं, वे बचपन में ही पता चल जाती है कि ये बच्चा बड़ा होके कैसा बनेगा। वाक्य में प्रयोग देखिए, बचपन में ही गौतम बुद्ध की कुंडली देखकर किसी ज्योतिषी ने कह दिया था कि बड़े होकर यह बालक बहुत ही ख्याति प्राप्त करेगा। किसी ने सच ही कहा है कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। क्या है वाक्य? गौतम बुद्ध जो था, बचपन में ही गौतम बुद्ध की किसी ने कुंडली देखी, ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा कि यह बच्चा बड़ा होकर के बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, इसकी बहुत ही प्रसिद्धि होगी, ख्याति प्राप्त करेगा। तो किसी ने सच ही कहा है, ज्योतिषी ने जो कहा वह सच ही निकला। तो इसीलिए कहते हैं किसी ने सच ही कहा है कि पूत के पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं। इसीलिए जो वो था गौतम बुद्ध, उसका भी बचपन में ही दिखाई दे गया था कि यह कैसा होगा बड़ा होने के बाद। नेक्स्ट है ब से शुरू होने वाला।
बै से शुरू होने वाली लोकोक्ति देखिए। बंदर के गले में मोतियों की माला। बंदर के गले में मोतियों की माला का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना। क्या है इसका अर्थ? है मूर्ख व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना। शर्मा जी का बेटा न तो पढ़ा लिखा है और न ही समझदार, पर बाप के पैसों के दम पर उसे सुंदर सुशील पत्नी मिल गई। ऐसा लगता है मानो बंदर के गले में मोतियों की माला पड़ गई हो। यानी इसका अर्थ है मूर्ख व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना। जैसे बंदर है, बंदर को मोतियों की कीमत का पता नहीं, बंदर के गले में डालेंगे तो बंदर तो एक एक मोती को तोड़ करके मुंह से चबा चबा के फेंक दे, तो उसको उस कीमती वस्तु का पता नहीं है। इस मामले में बंदर को मूर्ख कहा गया है। तो इसी तरह कोई लड़का है, किसी का बेटा, वह न तो पढ़ा लिखा है और न ही समझदार है, होशियार भी नहीं है, चतुर भी नहीं है, लेकिन उसके बाप के पास पैसा बहुत ज्यादा है, जिस कारण उसे सुंदर सुशील पत्नी मिल गई। तो इसीलिए ऐसा लगता है देख करके उसको मानो बंदर के गले में मोतियों की माला पड़ गई हो। यानी उसके अंदर तो कोई गुण नहीं था और उसे इतनी सुंदर पत्नी मिल गई है जिसकी उसको जिसके वह लायक भी नहीं था। आगे देखिए, ये भी ब से शुरू होने वाली लोकोक्तियां हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा। इसका अर्थ है बुराई न करने पर भी सबका ध्यान बदनाम व्यक्ति पर ही जाता है। बुराई न करने पर भी, किसी की बुराई न करें हम, फिर भी सबका ध्यान किसकी तरफ जाता है? जो व्यक्ति पहले ही बदनाम हो उसकी तरफ सबका ध्यान जाता है। वर्मा जी को जुआ खेलने की लत लग गई थी, जो बड़ी मुश्किल से छूटी और उन्होंने जुआ खेलना बंद कर दिया। कल जब वे मेहनत से कमाए हुए रुपए बैंक में जमा करने पहुंचे तो वहां किसी ने उनसे कह दिया कि वर्मा जी लगता है जुए में इस बार तगड़ा हाथ मारा है। सच ही कहा गया है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। क्या हुआ? वर्मा जी जुआ खेलते थे और जुआ खेलने की उनकी बहुत आदत बन गई थी। बड़ी मुश्किल से उनकी आदत छूटी, उन्होंने जुआ खेलना बंद कर दिया। अपनी मेहनत से पैसे कमा करके बैंक में पैसे जमा करवाने गए। जब वहां पहुंचे तो उनसे किसी और व्यक्ति ने, जो पास खड़ा था, जिनको पता था ये जुआ खेलते थे, तो उन्होंने कह दिया कि लगता है जुए में इस बार आपका तगड़ा हाथ लगा है, आपने तगड़ा हाथ मारा है। तो सच ही कहा गया है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। यानी एक बार बदनाम व्यक्ति हो जाता है तो उसको लोग वैसा ही समझते हैं। बुराई न करने पर भी, अब उसने बुराई नहीं की, पैसा कैसे जोड़ा? कमा कर जोड़ा, फिर भी उस दूसरे व्यक्ति का ध्यान उसकी तरफ किस प्रकार से गया? बदनामी की तरफ ही गया कि इसने जुआ खेला होगा। नेक्स्ट है बेकार से बेगार भली। बेकार से बेगार भली, इसका अर्थ है कुछ न करने से तो अच्छा है कुछ भी करना। कुछ न करने से अच्छा है तो कुछ भी करना। कुछ ना करे तो चाहे थोड़ा कर ले, वो भी ठीक है। वाक्य देखिए। पिताजी ने माँ से कहा कि दिन भर घर में बैठकर बोर होती हो, उससे तो अच्छा है कि आसपास की गरीब औरतों को सिलाई का काम ही सिखा दो, क्योंकि बेकार से बेगार ही भली होती है। पिताजी ने उसके बच्चे की माँ से क्या कहा कि दिन भर तू खाली बैठी रहती है और बोर हो जाती होगी, तो क्या किया कर, आसपास जो गरीब औरतें हैं उनको सिलाई सिखा दिया कर। तेरे को सिलाई आती है, उनको सिखा दो। इसलिए बेकार से बेगार ही भली है। बेकार में तुम बैठी रहती हो तो उससे अच्छा तो यही है उनको सिलाई सिखा दो, और वो सिलाई सीखेंगी तो थोड़ा बहुत पैसे भी देंगी। तो कुछ न करने से तो अच्छा है थोड़ा बहुत कुछ तो करे, यानी 2 पैसे का तो वो काम करे। ठीक है। नेक्स्ट है भ से शुरू होने वाली लोकोक्ति।
भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे भजन न होए गोपाला। भूखा व्यक्ति धर्म कर्म नहीं करता। भूखा व्यक्ति होगा तो उससे कोई भजन नहीं होगा, कोई भजन कीर्तन नहीं होगा, पहले खाना उसे मिलेगा तभी कुछ कार्य करेगा। तो इसी प्रकार इसका अर्थ है भूखा व्यक्ति धर्म कर्म नहीं करता। वाक्य में प्रयोग देखिए, पूरे दिन मैंने व्रत रखा, सुबह पूजा की, शाम को जब व्रत खोलने का समय आया तो पिताजी बोले कि मैं भोजन करने से पहले एक बार और पूजा कर लूं। मैंने उनसे कह दिया कि अब मैं पूजा नहीं कर सकता क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। एक दिन किसी व्यक्ति ने पूरे दिन व्रत रख लिया और पूरे दिन व्रत रखने के बाद सुबह पूजा भी की, पूरे दिन व्रत भी रखा। शाम को जब व्रत खोलने का समय आया तो उनके पिताजी ने कहा कि मैं एक बार भोजन करने से पहले पूजा फिर कर लूं। पिताजी ने क्या कहा कि भोजन करने से पहले एक बार और पूजा कर ले, लेकिन उसने अपने पिताजी को कह दिया कि मैं अब पूजा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला, कि भूखे अब मैं भूखा हूँ, भूख के कारण अब मुझे कोई भजन पूजा आदि नहीं होगा। तो भूखे होने के कारण कुछ भी नहीं होता। भजन पूजा कीर्तन आदि यानी किसी से बोलने की भी हिम्मत नहीं होती जो व्यक्ति भूखा होता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे ये लोकोक्तियां। आज हमने की है 12 से लेकर 21 तक। तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है, पिछली भी लर्न करनी है। 10 हुई हैं आपकी ये लोकोक्तियां, अच्छे से लर्न करनी है, पिछली भी लर्न करनी है। और अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जिस बच्चे का नाम बोला जाएगा सर उनको अनम्यूट करेंगे तभी आप आंसर दोगे।